हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर लूसेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें आपको लूसेंट का फास्ट रिवीजन करवाया जाएगा। तो ये उसका तीसरा सेट है, तो जिसमें कि हमने 40 क्वेश्चंस को लिया है और वो हमने कवर किया है शैव धर्म से लेकर के ब्राह्मण साम्राज्य तक, जिसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसके अंदर के ही होंगे, जैसा कि हम आपको बता भी दिए थे टेलीग्राम पर। तो आप लोग वहाँ तक पढ़ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाशुपत संप्रदाय। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय जो है वो कौन है? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो लकुलिस हैं, और लकुलिस को शिव का 18 अवतारों में से एक अवतार माना गया है। और इनके जो अनुयायी होते हैं, जो इनके मानने वाले लोग होते हैं पाशुपत संप्रदाय को, उन्हें कहा जाता है पंचार्थिक। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और इस संप्रदाय का जो सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है, जो बुक है, वो कौन सा है? पाशुपत सूत्र है। तो पाशुपत संप्रदाय का सबसे प्रमुख ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। और शैव किसको कहते हैं? तो शैव जो शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव की जो पूजा अर्चना करते हैं, उनको कहते हैं शैव। और जो इससे जो संबंधित धर्म होता है वो होता है शैव धर्म। तो आपको याद रखना है कि शैव का सबसे जो प्राचीन संप्रदाय है वो पाशुपत संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? शिव पुराण से, विष्णु पुराण से, या मत्स्य पुराण से, या इन सभी से? तो यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण के बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि 18 पुराण होते हैं, और 18 में से जो सबसे प्राचीन है, जो प्रमाणिक पुराण है, वो है मत्स्य पुराण, जिसमें आपको लिंग पूजा का भी वर्णन मिलता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक जो साक्ष्य मिला है, जो खुदाई से हमें प्राप्त हुआ है, वो किस संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृति से शिवलिंग उपासना का साक्ष्य हमें मिला है। और ऋग्वेद में भी शिव को रुद्र देवता के नाम से उल्लेख मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में भी। और महाभारत में भी लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है। लिंगायत संप्रदाय जो कि शिव से ही संबंधित है, ये कहाँ किस देश में रहता है? तो भारत के दक्षिण भाग में ये पाया जाता है। कौन सा? लिंगायत संप्रदाय जो है, ये भी शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिवलिंग की ही पूजा करते हैं, जिन्हें कि जंगम कहा जाता है। इन लोगों को, जो लिंगायत संप्रदाय वाले लोग होते हैं, उन्हें जंगम कहा जाता है। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण से मिला है। शिवलिंग का उपासना का जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। और ऋग्वेद में भी रुद्र देवता नाम से शिव की उपासना का प्रमाण हमें मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राजराजेश्वर का मंदिर किससे संबंधित है? राजराजेश्वर का मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैव धर्म से। राजराजेश्वर का मंदिर शैव धर्म से संबंधित है। राजराजेश्वर का मंदिर को बृहदेश्वर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे किसने बनवाया था? तो राजराजेश्वर का मंदिर जो कि तंजौर में बनवाया गया है, और ये चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो आपको याद रखना है क्या? राजराजेश्वर का जो मंदिर है वो शैव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ है वो किस धर्म से हुआ है? ये किससे माना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, भागवत धर्म से। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म जिसके की प्रवर्तक जो थे, किसको माना जाता है? भगवान कृष्ण को माना जाता है, जिनका निवास स्थान जो था वो कहाँ था? मथुरा था। और विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है वो भी मत्स्य पुराण में मिलता है। और पीछे क्वेश्चंस में आप देखे थे कि शिव का लिंग पूजा का जो प्रमाण मिला है वो भी मत्स्य पुराण से ही मिला है। और इस धर्म में ये जो वैष्णव धर्म था, इसमें जो है भक्ति को बहुत ही सबसे अच्छा मार्ग बताया गया है। भगवान तक पहुंचने का भक्ति को बताया गया है कि सबसे जो सरल मार्ग है और सबसे अच्छा मार्ग जो है वो भक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, खलीफा क्या है? तो खलीफा क्या है? धर्म है, नियम है, पद है, या सभी? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खलीफा जो है एक पद है, और इसका जो उत्तराधिकार था, खलीफा का पद जो है वो कब से हुआ? तो पैगंबर मोहम्मद के बाद ये खलीफा पद की शुरुआत हुई। और यह खलीफा पद कब तक चला था? तो 1924 ईस्वी तक
ये चला था, जिसको कि 1924 ईस्वी में तुर्की का शासक जो था मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। कब? 1924 में। पैगंबर मोहम्मद जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित है, तो ये भी आपको जानना चाहिए कि जो पैगंबर मोहम्मद थे, जिनके बाद खलीफा पद का मतलब कह सकते हैं सृजन हुआ, शुरुआत हुआ, तो ये किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से। अब इस्लाम धर्म आया है तो इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम आप लोग बता सकते हैं क्या है? कुरान है। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है वो कुरान होता है। और ऐसा ही एक बाइबल होता है, वो किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ होता है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ होता है बाइबल। इस्लाम धर्म जिसकी स्थापना किसने की थी? हजरत मोहम्मद के द्वारा किया गया था। हजरत मोहम्मद को 610 ईसा पूर्व में, 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? 610 ईस्वी में। जो कि इस्लाम धर्म के जो स्थापना किए थे हजरत मोहम्मद, उनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बाइबल किसका ग्रंथ है? इसका तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बाइबल किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये है ईसाई धर्म का ग्रंथ है बाइबल। और इस्लाम का कौन था? कुरान था। तो बाइबल जो है ईसाई धर्म से है। और ईसाई धर्म में ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक माना गया है, जिनका जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख एक चिन्ह होता है जिसको कहते हैं क्रॉस। क्रॉस जो है ईसाई धर्म का प्रसिद्ध प्रमुख चिन्ह है। और ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन का जो गवर्नर थे, जिनका नाम क्या था? पोंटियस था। जिनका नाम क्या था? पोंटियस था। रोमन गवर्नर थे ये। और इन्होंने ही 33 ईस्वी में किसको फांसी की सूली पर चढ़ाया था? तो वो ईसा मसीह को इन्होंने ही चढ़ा दिया था। कब? 33 ईस्वी में पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया था। किसको? तो ईसा मसीह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार जो था वो किस धर्म का अनुयायी था, मतलब किस धर्म को वो मानता था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बिंबिसार जो था वो किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। बिंबिसार ये जो है किस वंश से संबंधित है? तो बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने मगध में एक वंश का स्थापना किया था जिसका नाम है क्या? हर्यक वंश। और यह जो है किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म का। जबकि इसका जो पुत्र था जो कि अजातशत्रु था, वो किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध में शासन किया था। हर्यक वंश का जिसने स्थापना किया था वो 52 वर्षों तक शासन किया था। और बिंबिसार की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगृह थी, जो वर्तमान समय में राजगीर है। राजगृह को अपना राजधानी बनाया था। और ये बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म बुद्ध की सेवा में ये अपना राजवैद्य को भी भेजा था, जिनका नाम था क्या? जीवक था। जीवक को ये उनकी सेवा में भेजा था। जब उनकी तबीयत खराब हुई थी बुद्ध की, तब ये राजवैद्य जीवक को भेजा था। और बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र ही कर दिए थे, जिनका नाम क्या था? अजातशत्रु था। कब किए थे? 493 ईस्वी में। इसके बाद ही, हत्या करने के बाद ही अजातशत्रु फिर इनके बाद गद्दी पर बैठे। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश में 493 ईस्वी में अजातशत्रु गद्दी पर बैठे थे। और बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जबकि अजातशत्रु जो था वो कौन धर्म मानता था? जैन धर्म को मानता था। तो हम आपको याद रखना है कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में सभी राजाओं ने अपने पिता को मार मार करके राजगद्दी पर बैठा है। जैसे कि बिंबिसार ने तो हर्यक वंश का स्थापना ही किया था। और इसके पुत्र जो हुआ अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। और इसके बाद जो इसका पुत्र हुआ उदयन, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, वो भी अजातशत्रु को मार करके गद्दी पर बैठा था। तो इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। और ये किस वंश से था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। और ये अजातशत्रु को हत्या करने के बाद ही राजगद्दी पर बैठा था। और बैठने के साथ ही अपनी राजधानी को राजगृह से कहाँ लाया था? पाटलिपुत्र लाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन किया था। और इसके बाद ये अपनी राजधानी को भी कहाँ ला दिया था? पाटलिपुत्र में ही ला दिया था। और यह हत्या कब किया था अजातशत्रु का? तो 461 में। 493 में अजातशत्रु अपने पिता का हत्या किया और अजातशत्रु का भी हत्या कर दिया इसका पुत्र 461 ईस्वी में, जो कि उसके बाद गद्दी पर बैठा था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो था उदयन भी था, जो ये भी जैन धर्म को ही मानता था और इसके पिता भी जैन को ही मानते थे, जबकि इसके जो दादा थे बिंबिसार वो
बौद्ध धर्म को मानते थे। और हर्यक वंश का अंतिम शासक की बात कर लें तो उदयन का जो पुत्र था नागदशक, यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है आपको नागदशक, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक बना। इसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद फिर नंद वंश आया, नंद वंश का अंतिम शासक जो कि घनानंद था, उसके बाद फिर मौर्य वंश आया था मगध पर। तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र जो शहर है वर्तमान समय में जिसे पटना कहते हैं, तो ये इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अजात शत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर जो कि बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी और ये कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का शासक था। और ये कब भारत पर आक्रमण किया था? तो ये कब किया था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर जैसा कि आपको पता है ये मकदूनिया का शासक फिलिप, राजा फिलिप का पुत्र था और यह पंजाब के शासक पोरस के साथ भी युद्ध किया था। जब ये भारत आया था तब ये पंजाब के शासक जो पोरस थे उनके साथ ये युद्ध किया था, जिसे कि हाइडेस्पिस या झेलम के युद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर और सेल्यूकस निकेटर जो इनका सेनापति था इनकी ही बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी इनकी पुत्री से ही हुई थी। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौट गया था। भारत से वापस ये कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में, क्योंकि इसकी जो सेना थी वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी। और फिर जब ये लौटा 325 ईसा पूर्व में ये तो भारत से लौट गया, जबकि इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। बेबीलोन में कितने वर्ष की उम्र में? सब बहुत ही कम इसकी उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में और वापस लौटा था 325 ईसा पूर्व में। करीब 1 साल तक यह भारत में ही रुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि किस वंश थे, वंश के संस्थापक माने जाते हैं, किस वंश के संस्थापक थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? भद्रबाहु से। भद्रबाहु जो कि जैन धर्म के एक जैनी गुरु थे, इनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से ही क्या ली थी? जैन धर्म की दीक्षा ली थी। भद्रबाहु जो कि एक बुक लिखे हैं, जिनके द्वारा एक रचना की गई है, बुक का नाम क्या है? कल्पसूत्र है। एक पुस्तक लिखे हैं कल्पसूत्र, जिसमें कि सभी जैन तीर्थंकर जितने हुए, जो 24 जैन तीर्थंकरों की जितनी भी जीवनी है उसका वर्णन कल्पसूत्र में ही देखने को मिलता है। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राज्यदूत था, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में भी मौर्य युगीन भारत का वर्णन किया है। किसमें? इंडिका में। और वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वही इंडिका नामक पुस्तक लिखा है और उसमें मौर्य युग के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और यह मगध की गद्दी पर घनानंद को पराजित करके कब बना था? 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त की मृत्यु की बात कर लें तो इसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म से संबंधित था, और यह दीक्षा जो जैन धर्म का दीक्षा लिया था वो भद्रबाहु से लिया था। और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है कल्पसूत्र, जिसको भद्रबाहु ने ही लिखा है, जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी वर्णित है। नेक्स्ट है अमित घात किसका उपनाम है? अमित घात किसे कहा जाता है, किसका उपनाम है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार को। बिंदुसार को अमित घात के भी नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं शत्रु विनाशक। अमित घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। और ये जो अमित घात किसका उपनाम है? बिंदुसार का नाम है। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार को वायु पुराण में इसका नाम जो मिलेगा भद्रसार या वारिसार कहा जाता है। और देखिए एंटियोकस जो कि सीरियन नरेश था एक, वो बिंदुसार के ही दरबार में भारत आया था, जो कि जिसको माना जाता है, जो एंटियोकस था, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, वो किसके दरबार में आया था? तो वो बिंदुसार के ही दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और यह उस समय का ही वर्णन किया है, अपना एक पुस्तक लिखा है जिसमें मौर्य युगीन भारत के बारे में वर्णन किया है। और इसका जो पुत्र हुआ, मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी हुआ, वो बिंदुसार का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे, उनके दरबार में आया था। उसका नाम क्या था? एंटियोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है
कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तोसली थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग युद्ध का वर्णन आप लोग सभी सुने होंगे, जो कि अशोक के द्वारा एक बहुत ही प्रभावशाली माना गया है उस युद्ध को। अशोक जो कि कब किया था? 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग युद्ध लड़ा था, जिसमें उसकी विजय हुई थी और उसके बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन का भी बात किया गया है। तो उसने इसके बाद ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और उसके बाद तोसली उसकी राजधानी जो थी उस पर अधिकार कर लिया था। कौन? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक भी मौर्य वंश से ही संबंधित था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किस शासक ने किया था? भारत में जो शिलालेख थे, शिलालेख का मतलब पत्थर पर लिखा गया कुछ भी जो लिखा गया था, वो जो शिलालेखों का प्रचलन था वो किस शासक ने किया था? किस शासक के शासनकाल में किया गया था? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया गया था। अशोक जो कि मौर्य वंश से संबंधित था, और अशोक जो था वो शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया था, जिसमें कौन कौन सा था? तो ग्रीक और अरमाइक, जो कि अफगानिस्तान क्षेत्रों में जो भी शिलालेख मिले हैं उसमें ग्रीक और अरमाइक लिपि का वर्णन मिलता है, जबकि खरोष्ठी लिपि जो मिला है वो पाकिस्तान से मिला है, खुदाई में हमें प्राप्त हुआ है। और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया जो शिलालेख मिला है वो भारत में मिला हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये 4 लिपियों में लिखा है अपना लेख को। और अशोक के शिलालेखों की बात करें तो कुल संख्या इसकी कितनी है? 14 है। तो आपको ये भी याद रखना है कि शिलालेख इसके कितने थे? 14 थे। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को कब पढ़ा गया? अशोक का जो शिलालेख था उसको पढ़ने में सफलता कब मिली थी? तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1837 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। और ये किसको सफलता मिली थी पढ़ने में? तो जेम्स प्रेषप को सबसे पहले ये सफलता प्राप्त हुई थी। कब? 1837 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसप के द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? जो 14 अभिलेख है उनमें से सबसे जो लंबा अभिलेख है वो कौन सा है? तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वां जो अभिलेख है अशोक का वो सबसे बड़ा अभिलेख है, जिसमें कि अशोक के जो तीर्थ यात्राएं थी उसका वर्णन मिलता है। 7वां अभिलेख में क्या मिलता है हमें वर्णन? तीर्थ यात्राओं का, अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो इसका हम आपको जैसा कि पहले ही बताए हैं, कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ था अशोक का। तो ये जो है ये किस अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 13वां अभिलेख जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें कि अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को बाद में अकबर ने क्या किया था कि इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया गया था। पहले ये कहाँ था? कौशाम्बी में स्थित था। और इसको कहाँ पर स्थापित किया? तो इसको कहाँ पर रानी का अभिलेख को स्थापित कर दिया? इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। किसने? अकबर ने स्थापित किया था, जिसे कि प्रयाग स्तंभ लेख से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? प्रयाग स्तंभ लेख से जाना जाता है। रानी के अभिलेख को कौशाम्बी अभिलेख भी कहा जाता है, और इसको अकबर अपने इलाहाबाद के किला में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अशोक के समय जो प्रांत डिवाइड थे उसको चक्र कहा जाता था। अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत की संख्या थी वो कितनी थी? 5 थी। 5 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे चक्र कहा जाता था। और प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था, या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदर्थ। जबकि मौर्य वंश का जो संस्थापक माने तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जबकि अंतिम शासक बृहदर्थ थे। और मौर्य वंश जो कि 185 ईसा पूर्व में खत्म हो गया था। मौर्य वंश का जो राजा थे बृहदर्थ, जो कि अंतिम हुए, इसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उनको कब मारे थे? बृहदर्थ को 185 ईसा पूर्व में ही इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो था वो राजगद्दी पर बैठ गया था और एक नया वंश की स्थापना किया था, जिसका नाम था शुंग वंश। तो मौर्य वंश
जो पूरा चला था, कब से, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहदर्थ तक, वो कितने सालों तक का पूरा शासन था मगध पर मौर्य वंश का? तो 137 वर्षों तक शासन किया था मौर्य वंश। मगध की गद्दी पर मौर्य वंश का जो शासन था वो 137 वर्ष तक चला था। मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहदर्थ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग किस जाति के थे? पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो ये मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे बृहदर्थ के सेनापति थे, और ये किस जाति से थे आते थे? तो ये ब्राह्मण जाति के थे। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पुष्यमित्र शुंग किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे, और इन्होंने मगध पर मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने ही मिनांडर को भी पराजित किया था, जो कि एक इंडो यूनानी शासक था। मिनांडर जो था वो एक इंडो यूनानी शासक था, जिसको किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शुंग शासक इससे पहले कहाँ था राजधानी? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र के बाद जो शुंग शासक थे वो अपनी राजधानी को कहाँ बनाए थे? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदिशा में। विदिशा में शुंग शासकों ने अपनी राजधानी को बनाया था। इससे पहले जो मौर्य वंश था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, और इसके बाद शुंग वंश आया, जिसके जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, वो अपनी राजधानी को विदिशा ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे, और ये इन्होंने अपने काल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। शुंग वंश बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला था। इसके बाद शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की थी। और इसके बाद शुंग वंश के बाद जो मगध के गद्दी पर बैठा वो कर्णव वंश आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में जो पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, उसकी हत्या कर दिया, और उसके बाद कर्णव वंश की स्थापना की। किसने? वासुदेव ने। तो आपको याद रखना है कि भरहुत स्तूप पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, जिसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, जो कि शुंग वंश से थे। नेक्स्ट है, मगध पर सातवाहन वंश का शासन कब हुआ था? सातवाहन वंश, देखिए मगध पर सबसे पहले जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश के बाद मौर्य वंश, जो ये सब आया था एक के बाद एक। उसके बाद जो मगध पर सातवाहन वंश आया था वो कर्णव वंश के बाद आया था। तो कर्णव वंश जो कि 73 ईसा पूर्व में उसकी स्थापना हुई थी, तो मगध पर जो सातवाहन वंश आया था वो कब आया था? 60 ईसा पूर्व में आया था। 73 में जो था वो कौन था? कर्णव वंश था। तो सातवाहन वंश से पहले कर्णव वंश था, जिसकी जो अंतिम शासक थे, अंतिम राजा हुए थे सुशर्मा, जिसकी हत्या सिमुक ने की थी, और सिमुक ने ही सातवाहन वंश, मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। और कब? 60 ईसा पूर्व में। मगध पर 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है, सातवाहनों का समाज कैसा था? सातवाहन का जो समाज था वो कैसा था? मातृ प्रधान था या पितृ प्रधान था? तो सातवाहनों की जो समाज थी वो मातृ प्रधान थी, मातृ शतात्मक थी। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सातवाहनों की जो भाषा थी, इनकी जो समाज था वो कैसा था? मातृ शतात्मक था, जबकि इनकी जो भाषा थी वो कैसा था? प्राकृत था, प्राकृत। और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। और जितने भी महावीर जो थे वो अपना उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? तो इसी भाषा में दिए थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश ने करवाया था? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है उसको किस वंश ने उसका निर्माण करवाया था? तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश के द्वारा ये दोनों अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, सातवाहन वंश ने करवाया था। सातवाहन वंश ने और भी एक कारले का चैत्य है और अमरावती कला का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने शुरुआत की थी? जो ब्राह्मण थे उनको भूमि अनुदान मतलब भूमि दान में देने की प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो सबसे पहले सातवाहन वंश ने ही इसकी शुरुआत की थी। किसने? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा थी वो सातवाहन वंश के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों ने किन किन धातुओं का प्रयोग किया था? सातवाहन जो शासक थे वो किन किन धातुओं का प्रयोग किए थे? तो बिल्कुल राइट आंसर है सीसा, तांबा, चांदी, कांसा, मतलब यहाँ पर सभी हो जाएगा बिल्कुल राइट। कांसा का भी इन्होंने प्रयोग किया था।
तो सातवाहन शासक जो थे सीसा, तांबा, चांदी, कांसा इन सभी धातुओं का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद यूनानी कौन थे? तो हिंद यूनानी इन शासकों में से कौन सा हिंद यूनानी शासक था आप देख लेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, डेमिट्रियस। डेमिट्रियस जो कि एक हिंद यूनानी शासक माना जाता है। हिंद यूनानी शासक था जो कि कब आया था भारत पर? सबसे पहले यही भारत पर आक्रमण किया था 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में ये यूनानी शासक थे जो कि 190 ईसा पूर्व में भारत पर सबसे पहले आक्रमण, हिंद यूनानियों में सबसे पहले डेमेट्रियस ने ही भारत पर आक्रमण किया था। कब? 190 ईसा पूर्व में। और इन्होंने आक्रमण के साथ ही अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को जीत लिया था। और इसके बाद इन्होंने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी जो कि आधुनिक सियालकोट, जो कि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में क्या है? सियालकोट है। साकल को सियालकोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो सोने का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनांडर कौन था? तो मिनांडर कौन था? ये एक हिंद यूनानी शासक था। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिनांडर जिसको कि किसने पराजित किया था? इस जो कि पुष्यमित्र शुंग जो था, जो शुंग वंश का स्थापना किया था, वो मिनांडर को पराजित भी किया था, हराया भी था। और ये मिनांडर जो है हिंद यूनानी शासकों में सबसे जो विख्यात राजा था वो मिनांडर ही था, जिसका जो काल माना जाता है, शासनकाल, वो 165 ईसा पूर्व से लेकर के 145 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि मिनांडर कौन शासक था? हिंद यूनानी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनांडर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? इसका मतलब ये हुआ कि मिनांडर भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। और ये किससे दीक्षा लिया था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। नागार्जुन से मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जिससे हम लोग नागसेन के नाम से भी जानते हैं। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? नागसेन के भी नाम से जाना जाता है। और नागार्जुन का जो एक पुस्तक है जिसमें मिलिंद पन्हो जिसका नाम है, उसमें मिनांडर का प्रश्न, जो मिनांडर उससे प्रश्न करते थे और जो उत्तर देते थे, नागार्जुन के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसको एक पुस्तक में लिख करके रखा गया है, एक जगह संग्रहित किया गया है, जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? शक जो कि हिंद यूनानी शासकों के बाद शक का भारत में आगमन हुआ था, तो वो कहाँ के निवासी थे मूलतः? तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मध्य एशिया के निवासी थे वो। शक जो थे वो भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, वो चारागाह के खोज में भारत पहुंचे थे और इसके बाद ही उन्होंने अपना शासन भी किया था, भारत में कुछ समय तक शासन भी किया था। और ये मुख्यतः चारागाह के लिए ही भारत में आए थे। तो शक जो था, यूनानियों के बाद शक का आगमन हुआ था भारत में और ये मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट है विक्रम संवत की शुरुआत जो थी वो कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का शुरुआत हुआ था। विक्रम संवत का शुरुआत क्यों किया गया था? तो ये 58 ईसा पूर्व में शकों को चारागाह की खोज में जो कि भारत आए थे, इनको एक उज्जैन का जो राजा था, स्थानीय राजा जो था उज्जैन का, वो उनको हरा करके खदेड़ दिया था, भारत से भगा दिया था। तो इसके उपलक्ष्य में ही एक संवत की शुरुआत किया, उस राजा ने एक संवत का शुरुआत किया जिसका नाम था क्या? विक्रम संवत। तो कब किया? 57 ईसा पूर्व में। किसके उपलक्ष्य में? जब उन्होंने शकों को पराजित किया था, 58 ईसा पूर्व में भगाया था, तो उसके बाद ही 57 ईसा पूर्व से उन्होंने एक संवत की शुरुआत की जिसका नाम था विक्रम संवत। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का शुरुआत हुआ था और ये उस युद्ध के विजय उपलक्ष्य में ही इसको किया गया। और इसके बाद जो था, इसके समय में ही, ये इस संवत के समय में ही, विक्रम संवत के समय में विक्रमादित्य जो एक की लोकप्रिय उपाधि बन गया था और ये उस राजा को भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शकों ने सबसे अधिक समय तक भारत में कहाँ शासन किया था? क्वेश्चन है शकों ने सबसे अधिक समय तक भारत में कहाँ शासन किया था? तो नेक्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर का क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो शक जो थे, जो भारत में चारागाह की खोज में आए थे, वो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किए थे। कितने ज़्यादा समय तक? तो 4 शताब्दी तक ये वहाँ पर शासन किए थे। कौन? शक, जो कि चारागाह की खोज में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
नेक्स्ट है रुद्रदामन प्रथम कहाँ का शासक था। रुद्रदामन प्रथम जो था वो कहाँ का शासक था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन प्रथम गुजरात का शासक था। और यह किस वंश से संबंधित था रुद्रदामन प्रथम, तो ये भी शक वंश से संबंधित था। जो चरागाह की खोज में भारत आए थे मध्य एशिया से, उन्हीं में से ये एक था और सबसे प्रतापी राजा भी था ये शक वंश का। रुद्रदामन प्रथम जो था वो एक झील का भी जीर्णोद्धार किया था, मतलब पुनः निर्माण किया था, जो कि मौर्य के द्वारा बनाया गया था। और इसको यह पुनः निर्माण किया था कहाँ पर, गुजरात के कठियावाड़ जिले में वो है, जिसका नाम है क्या, सुदर्शन झील। तो आप याद रखेंगे कि सुदर्शन झील भी रुद्रदामन प्रथम ही करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत ही बड़ा प्रेमी था, संस्कृत का बहुत ही बड़ा ज्ञाता भी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गिरनार अभिलेख किस भाषा में लिखित है। तो गिरनार अभिलेख जो है वो किस भाषा में लिखित है, संस्कृत में ही ये लिखा गया है। और इसको किसने लिखा है, तो इसको रुद्रदामन ने ही लिखा है। रुद्रदामन जो कि शक वंश से था, और हम जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चंस में ही बताएं कि संस्कृत का वो बहुत ही बड़ा ज्ञाता था, बहुत ही बड़ा प्रेमी था, और उन्होंने ही एक गिरनार अभिलेख लिखा था जो कि संस्कृत में लिखा था। लेकिन जो इससे पहले के जितने भी भारत में अभिलेख थे वो दूसरे भाषाओं में लिखे गए थे, जबकि उनका जो भाषा था, जो बाकी सारे अभिलेख थे गिरनार अभिलेख को छोड़ करके, वो सभी भाषा जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जबकि गिरनार अभिलेख ही एक ऐसा मात्र था जिसको कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और किसने लिखा था, शक वंश का शासक रुद्रदामन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक राजा क्या कहलाते थे। तो शक राजा को क्या कहा जाता था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रप कहा जाता था। शक राजा को क्षत्रप कहा जाता था। जबकि यूची और तोखरी किसे कहा जाता था, तो ये कुषाण वंश के लोग जो कहलाते, कुषाण वंश के लोगों को यूची और तोखरी कहा जाता था। क्या क्या, यूची और तोखरी कुषाण वंश के जो शासक होते थे उन्हें कहा जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपना रिवीजन को कंप्लीट करें यहाँ पर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमने लूसेंट से ही लिया है। जैसा कि आपको बताए थे कि हम कहाँ से ब्राह्मण साम्राज्य से लेकर के ये पूरा कंप्लीट किए थे। तो यहाँ तक अब नेक्स्ट जो भी वीडियो मिलेगा हिस्ट्री का, उसमें आपको रहेगा कुषाण से लेकर के, कुषाण वंश से लेकर के मध्यकालीन भारत से पहले तक का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप जरूर ही इस वीडियोस को देखिए। और अब जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाला है वो आपका ज्योग्राफी का आएगा, तो आप उसे भी स्टार्टिंग का 10 पेज जो होगा वो आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।